प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। आज की कक्षा में हम ध्रुव स्वामिनी नाटक का पेज नंबर 15 और 16 पढ़ेंगे। पेज नंबर 14 के कथाक्रम में आपने पढ़ा कि किस तरह से शकराज के अपमानजनक संधि प्रस्ताव को रामगुप्त स्वीकार कर लेना चाहता है। युद्ध न करके ध्रुव स्वामिनी को और अन्य सामंत स्त्रियों को उसे उपहार में दे देना चाहता है और शिखर स्वामी से ऐसी व्यवस्था करने को कहता है कि ध्रुव स्वामिनी मान जाए और ध्रुव स्वामिनी आसानी से शकराज के पास जाने के लिए तैयार हो जाए। तो हमने देखा कि किस तरह से रामगुप्त और शिखर स्वामी राष्ट्र की रक्षा के नाम पर स्वयं को बचाने के लिए राष्ट्र की रक्षा का हवाला देकर अपनी अयोग्यता और कायरता को सिद्ध करते हैं। आगे देखिए, आगे के संवाद में क्या है। ध्रुव स्वामिनी निस्सहाय होकर शिखर स्वामी के प्रति, यह तो हुई राजा की व्यवस्था, अब सुनो मंत्री महोदय क्या कहते हैं। इन पंक्तियों में उस समय की बात की गई है जब शकराज का संधि प्रस्ताव दूत खिंगिल रामगुप्त के पास लेकर आता है और संधि की शर्त में शकराज ने महारानी ध्रुव स्वामिनी एवं सामंत कुमारों की स्त्रियों को उपहार में देने को कहा है। इसलिए रामगुप्त शिखर स्वामी से ऐसी व्यवस्था करने के लिए अनुरोध करता है कि जिसे प्रभावित होकर ध्रुव स्वामिनी स्वीकार कर ले। लेकिन ध्रुव स्वामिनी के समक्ष जब ये सब बातें रखी जाती हैं तो ध्रुव स्वामिनी अत्यधिक क्रोध से भर जाती है और कहती है, राजा की व्यवस्था के बारे में तो मैंने सुन लिया, अब सुनो मंत्री महोदय क्या कहते हैं। तो शिखर स्वामी, अब तुम अपनी व्यवस्था के बारे में बताओ कि तुम्हारी क्या व्यवस्था है। अर्थात महाराज ने तो कह दिया कि वो मुझे शकराज को उपहार में देने के लिए तैयार हैं, तुम क्या कहते हो, अर्थात क्या तुम भी महाराज की बात का समर्थन करते हो। तो शिखर स्वामी ध्रुव स्वामिनी के प्रश्न का उत्तर देता हुआ कहता है कि मैं कहूंगा देवी, अवसर देखकर राज्य की रक्षा करने वाली उचित सम्मति देना ही हमारा कर्तव्य है। सम्मति यानी सलाह या मशवरा। शिखर स्वामी कहता है कि देवी, मैं भी ऐसी ही बात करूंगा, अर्थात जिससे राज्य की रक्षा हो। राज्य की रक्षा और राष्ट्र की रक्षा सर्वोपरि राजनीति का पहला धर्म है। अर्थात यदि आपका बलिदान देने से और सभी सामंत स्त्रियों का बलिदान देने से राज्य की रक्षा होती है तो मैं भी रामगुप्त के पक्ष में ही समर्थन करता हूँ। और आगे का गद्यांश में क्या है, राजनीति के सिद्धांत में राष्ट्र की रक्षा सब उपायों से करने का आदेश है। उसके लिए राजा, रानी, कुमार और अमात्य सबका विसर्जन किया जा सकता है, किंतु राज विसर्जन तो अंतिम उपाय है। अर्थात मैं कहता हूं कि अवसर के अनुकूल या मौके के अनुसार राज्य की रक्षा करने वाली नीति का ही मैं भी पक्षधर हूं। राजनीति का सिद्धांत कहता है कि राष्ट्र की रक्षा करना हमारा सबसे पहला कर्तव्य है और इस राज्य की रक्षा के लिए यदि रामगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, कुमार चंद्रगुप्त और अमात्य मैं एवं शिखर स्वामी सबका त्याग और बलिदान भी करना पड़े तो किया जा सकता है, परंतु राज्य का त्याग तो राजनीति के सिद्धांत में अंतिम त्याग होता है। कहने का अभिप्राय यह है कि राज्य की रक्षा ही इस संकटपूर्ण स्थिति में महत्वपूर्ण बात है और यदि राजा को रानी की इस समय बलि भी देनी पड़े तो यह कोई नीति विरुद्ध बात नहीं है। अर्थात मैं कहना चाहता हूँ कि यदि आपके बलिदान देने से, अर्थात शकराज के पास आपको उपहार रूप में भेज देने से यदि राष्ट्र की रक्षा होती है तो यह बहुत अच्छी बात है। अर्थात गुप्त साम्राज्य जो इस समय संकटपूर्ण स्थिति में है, इस स्थिति में यदि रानी ध्रुव स्वामिनी को बलि देनी पड़ती है तो यह नीति विरुद्ध बात नहीं है और मैं समर्थन करता हूं कि राष्ट्र पर आए इस संकट को टालने के लिए शकराज के संधि प्रस्ताव को स्वीकार करके ध्रुव स्वामिनी को उपहार रूप में शकराज को सौंप देना ही अच्छी बात होगी। रामगुप्त प्रसन्नता से, वाह क्या बात कही तुमने, तभी तो लोग तुम्हें नीति शास्त्र का
बृहस्पति समझते हैं। रामगुप्त बड़ी प्रसन्नता से कहता है, वाह वाह शिखर स्वामी, मैं तुम्हारा बहुत अधिक उपकारी हूँ कि तुमने मेरी बात को समझा और विषय की गंभीरता को समझते हुए तुमने किस तरह से कितनी नीति पूर्वक बातें की हैं। तभी तो मैं तुम्हें नीति शास्त्र का बृहस्पति कहता हूँ। जैसे सभी ग्रह नक्षत्रों में बृहस्पति ग्रह को गुरु माना जाता है, तुम वास्तव में ही नीति शास्त्र के गुरु हो। अर्थात राजनीति में नीति संबंधी जितने भी नियम हैं उन सभी नियमों से तुम अच्छी तरह से परिचित हो। आगे देखिए, ध्रुव स्वामिनी अमात्य, तुम बृहस्पति हो चाहे शुक्र, किंतु ध्रुत होने से ही क्या मनुष्य भूल नहीं कर सकता। आर्य समुद्रगुप्त के पुत्र को पहचानने में तुमने भूल तो नहीं की, सिंहासन पर भ्रम से किसी दूसरे को तो नहीं बिठा दिया। प्रस्तुत पंक्तियों में ऐतिहासिक कथा के आलोक में जयशंकर प्रसाद जी ने स्त्री अधिकारों की समस्या को बड़े ही जोश के साथ प्रकट किया है। यह पंक्तियां ध्रुव स्वामिनी की हैं। ध्रुव स्वामिनी अमात्य शिखर स्वामी की राजनीतिक व्याख्या को सुनकर जब रामगुप्त प्रसन्न हो जाता है और उसे नीति शास्त्र का बृहस्पति कहता है, तो इस पर अपना क्रोध गुस्सा प्रकट करते हुए ध्रुव स्वामिनी शिखर स्वामी से कहती है कि अमात्य शिखर स्वामी, तुम्हें चाहे कोई नीति शास्त्र का गुरु बृहस्पति कहे या शुक्राचार्य, परंतु तुम वास्तव में बहुत अधिक कपटी हो। तुम्हें यह नहीं भूलना चाहिए कि कोई व्यक्ति कितना भी कपटी क्यों ना हो, लेकिन उससे भी कोई ना कोई गलती भूल हो सकती है। अर्थात तुम्हें नहीं लगता कि रामगुप्त कितना कपटी राजा है। और वह शिखर स्वामी से प्रश्न करती हुई कहती है कि कहीं तुमने आर्य समुद्रगुप्त के पुत्र रामगुप्त को पहचानने में कोई भूल तो नहीं कर दी है और भ्रांतिवश चंद्रगुप्त जैसे धीर वीर पराक्रमी पुत्र को सिंहासन पर बैठाने की बजाय कायर और इस शंकालु रामगुप्त को सिंहासन पर तो नहीं बिठा दिया है। अर्थात ध्रुव स्वामिनी ने अपने इस कथन में शिखर स्वामी की धूर्तता, रामगुप्त की कायरता का चरित्र चित्रण हमारे सामने किया है। रामगुप्त आश्चर्य से क्या और रामगुप्त बड़ी आश्चर्य से ध्रुव स्वामिनी की बातों को सुनकर हैरान होकर बोलता है, क्या ये तुम कैसी बातें कर रही हो, तुम्हें मेरे बारे में ऐसे नहीं बोलना चाहिए। आगे का संवाद देखिए। आगे का संवाद बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण संवाद है और इसको आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे। ध्रुव स्वामिनी कहती है कि महाराज क्या ऐसे क्यों कर रहे हो, जो मैं कहना चाहती हूँ वो मैं सच ही तो कह रही हूँ। ध्रुव स्वामिनी कहती है, कुछ नहीं, मैं तो केवल यही कहना चाहती हूँ कि पुरुषों ने स्त्रियों को अपनी पशु संपत्ति समझकर उन पर अत्याचार करने का जो अभ्यास बना लिया है वह मेरे साथ नहीं चल सकता। ध्रुव स्वामिनी जब शकराज के संधि प्रस्ताव पर अमात्य शिखर स्वामी की राजनीतिक व्यवस्था को सुनती है तो वह शिखर स्वामी को धूर्त कपटी कहती है। तब रामगुप्त आश्चर्य से पूछता है, तो तुम क्या कहना चाहती हो। इस बात का उत्तर देते हुए ध्रुव स्वामिनी कहती है कि नहीं महाराज, कुछ विशेष नहीं, मैं तो केवल इतना ही कहना चाहती हूँ कि पुरुष समाज ने स्त्रियों को पशुओं के समान अपनी संपत्ति समझते हुए उन पर सदैव अत्याचार, अन्याय और शोषण करते रहने की जो आदत बना ली है वह आदत उसके साथ नहीं चलने वाली है। अर्थात वह कहती है कि जिस प्रकार से पशुओं पर हमेशा अत्याचार किया जाता है, इसी तरह से पुरुष समाज ने भी नारी को पशुओं के समान समझ लिया है। जिस प्रकार पशु की इच्छा के बिना ही उसे किसी के भी हाथों बेच दिया जाता है, उसी प्रकार पुरुष भी नारी को उसकी इच्छा जाने बिना उसे किसी भी पुरुष के हवाले कर सकता है। पुरुषों ने स्त्रियों पर ऐसा अत्याचार करने का जो अभ्यास बना लिया है, अर्थात नारी जाति पर अत्याचार करने की पुरुष की जो आदत बन गई है, उसे मैं सहन नहीं करूंगी, अर्थात मैं उसे सहन नहीं कर सकती। यदि तुम ऐसा मेरे साथ नहीं चल सकता, यदि तुम मेरी रक्षा नहीं कर सकते, अपने कुल की मर्यादा, नारी का गौरव नहीं बचा सकते हो, तो तुम मुझे बेच भी नहीं सकते हो। तो आगे ध्रुव स्वामिनी अपने स्वाभिमान की रक्षा करती हुई कहती है कि महाराज, मैं आपकी पत्नी हूँ
और यदि तुम मेरी रक्षा नहीं कर सकते हो और आप इतने कायर हो कि अपने कुल की मर्यादा की रक्षा के लिए लड़ नहीं सकते, अर्थात अपने कुल की नारी के गौरव और सम्मान की रक्षा नहीं कर सकते, तो आपको मुझे बेचने का भी कोई अधिकार नहीं है। अर्थात मैं रामगुप्त और शिखर स्वामी जैसे व्यक्ति जो मेरे साथ अन्यायपूर्वक व्यवहार कर रहे हैं, मैं ऐसा बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगी। ध्रुव स्वामिनी आगे कहती है कि यदि रामगुप्त उसकी रक्षा नहीं कर सकता, अपने कुल की मान मर्यादा एवं स्त्री की गरिमा को नहीं बचा सकता, तो वह उसे इस प्रकार से किसी दूसरों के हाथों बेच भी नहीं सकता है, अर्थात किसी दूसरे को उसे उपहार स्वरूप भी नहीं दे सकता है। और आगे क्या कहती है कि हाँ, तुम लोगों को आपत्ति से बचाने के लिए मैं स्वयं यहाँ से चली जाऊंगी। और कहती है कि जो व्यक्ति मेरी रक्षा नहीं कर सकता, तो उसे मुझे उपहार में देने का भी किसी को अधिकार मैं नहीं दूंगी। यदि मेरे यहाँ रहने से तुम लोगों पर संकट आ गया है या गुप्त वंश पर, गुप्त साम्राज्य पर संकट आ गया है, तो तुम्हारे इस संकट को दूर करने के लिए मैं स्वयं ही यहाँ से चली जाऊंगी। अर्थात ध्रुव स्वामिनी के कहने का अभिप्राय यह है कि वह तुम लोगों की व्यवस्था के अनुसार शकराज के शिविर में उपहार स्वरूप जाना कभी भी स्वीकार नहीं करेगी। इन पंक्तियों में ध्रुव स्वामिनी का चरित्र एक सशक्त नारी के रूप में उभर कर आया है, जो अपने पर होने वाले अन्याय और अत्याचार का विरोध करती है। व्यंग्यात्मक और वंजना शब्द शक्ति का सुंदर प्रयोग देखने को मिलता है। शिखर स्वामी मुंह बनाकर ओह, राजनीति में ऐसी बातों को स्थान नहीं। जब तक नियमों के अनुकूल संधि का पूर्ण रूप से पालन न किया जाए, तब तक संधि का कोई अर्थ ही नहीं। शिखर स्वामी ध्रुव स्वामिनी की ऐसी बातों को सुनकर मुंह बनाता हुआ कहता है कि जो तुम इस तरह की बातें कर रही हो, अन्याय और अत्याचार की, ऐसी बातों का राजनीति में कोई स्थान नहीं है। जब तक नियमों के अनुकूल जो संधि के नियम होते हैं, उन संधि के नियमों का तो पालन करना ही पड़ता है, वरना उस संधि का कोई भी अर्थ नहीं रह जाता। अर्थात संधि के नियम के अनुसार तुम्हें शकराज के शिविर में उपहार स्वरूप जाना ही होगा। ध्रुव स्वामिनी, देखती हूँ कि इस राष्ट्र रक्षा यज्ञ में रानी की बलि होगी ही। तो ध्रुव स्वामिनी भी फटकार लगाती हुई कहती है, मैं देखती हूँ कि इस राष्ट्र को बचाने के लिए एक रानी की बलि दी जा रही है। मैं अपनी बलि हरगिज नहीं होने दूंगी। शिखर स्वामी, दूसरा कोई उपाय नहीं है। शिखर स्वामी कहता है कि महारानी, इसके अलावा कोई उपाय और कोई समाधान भी तो नहीं है। राष्ट्र की रक्षा के लिए आपको बलि तो चढ़ना ही पड़ेगा। ध्रुव स्वामिनी क्रोध से पैर पटक कर, उपाय नहीं तो न हो निर्लज्ज अमात्य, फिर ऐसा प्रस्ताव मैं सुनना नहीं चाहती। ध्रुव स्वामिनी क्रोध में गुस्से से पैर पटकते हुए कहती है, यदि तुम्हें ये लगता है कि राष्ट्र की रक्षा का केवल यही उपाय है कि शकराज के संधि प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया जाए और मुझे और अन्य सामंत स्त्रियों को उपहार स्वरूप दे दिया जाए या हम लोगों को बेच दिया जाए, तो निर्लज्ज अमात्य, तुम्हें बिल्कुल भी लज्जा नहीं आती ऐसी बातें करते। तुम बिल्कुल ही कपटी और धूर्त चरित्र के व्यक्ति हो। मेरे सामने ऐसा प्रस्ताव तुमने अब तो रख दिया, दोबारा ऐसा प्रस्ताव मत रखना। मैं यह प्रस्ताव दोबारा बिल्कुल भी सुनना नहीं चाहती हूँ। रामगुप्त चौंक कर इस छोटी सी बात के लिए इतना बड़ा उपद्रव, और राम दासी की ओर देखकर, मेरा तो कंठ सूखने लगा है। दासी मदिरा देती है। जब ध्रुव स्वामिनी शिखर स्वामी से यह सब वार्तालाप संवाद कर रही होती है, तो रामगुप्त बड़ी हैरानी के साथ कहते अच्छा, इतनी छोटी सी बात के लिए तुम इतना बड़ा तमाशा रच रही हो। अर्थात रामगुप्त को यह बहुत अधिक छोटी बात लगती है कि ध्रुव स्वामिनी जो उसकी पत्नी है, वो किसी दूसरे राजा के पास उपहार रूप में चली जाए या उसे बेच दे, तो जैसे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। उसके लिए तो ये बहुत छोटी सी बात है। उसे यह नहीं पता कि वह एक स्त्री के आत्म सम्मान को कितनी बड़ी ठेस पहुंचा रहा है और अपने कुल की मर्यादा को नष्ट कर रहा है। और दासी की ओर देखकर कहता है कि दासी, मेरा तो गला सूख गया है, जल्दी से कुछ लाओ। और दासी मदिरा का प्याला रामगुप्त की तरफ कर देती है। ध्रुव स्वामिनी दृढ़ता से, अच्छा, तो अब मैं चाहती हूँ कि अमात्य अपने मंत्रणा गृह में जाए। मैं केवल रानी ही नहीं किंतु स्त्री भी हूँ। अपने को पति कहने वाले
पुरुष से मुझे कुछ कहना है, राजा से नहीं। ध्रुव स्वामिनी फिर कहती है, अच्छा शिखर स्वामी, तुमने मुझसे जो वार्तालाप करना था, जो तुम अपनी व्यवस्था के बारे में मुझे बताना चाहते थे, वह सब अब बातें हो गई। तुम अब अपने मंत्रणा कक्ष में जाओ। मैं केवल इस राज्य की रानी या रामगुप्त की महारानी ही नहीं, अपितु एक स्त्री भी हूँ। और जो पुरुष रामगुप्त, जो यहाँ का राजा है, जो पुरुष मुझे अपना पति कहता है, मुझे उस अपने पति से, पुरुष से कुछ अलग से अकेले में बातें करनी है। राजा के सामने जो मुझे बातें करनी थी वो मैंने तुम्हारे समक्ष कर ली है। अब मैं अपने पति से कुछ अलग से बात करना चाहती हूँ। और शिखर स्वामी दासियों के साथ वहां से प्रस्थान कर जाता है। रामगुप्त, ठहरो जी, मैं भी चलता हूँ। और रामगुप्त कहता है, अरे रुको रुको महामंत्री, तुम अकेले मत जाओ, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। उठना चाहता है। ध्रुव स्वामिनी उसका हाथ पकड़कर रोक लेती है। अर्थात रामगुप्त तो इतना कायर है कि उसके अंदर अपनी पत्नी से अकेले में बात करने की हिम्मत भी नहीं है। वह उठकर जाना ही चाहता है कि ध्रुव स्वामिनी उसका हाथ पकड़कर रोक लेती है। और फिर रामगुप्त पूछता है, तुम मुझसे क्या कहना चाहती हो? ध्रुव स्वामिनी, तुम मुझसे अकेले में क्या बात करना चाहती हो? ध्रुव स्वामिनी, ठहर कर, अकेले यहाँ भय लगता है क्या? ध्रुव स्वामिनी कहती है, क्यों महाराज, आप तो पूरे गुप्त साम्राज्य के सम्राट हो, महाराज हो, तुम्हें मुझसे डर लगता है क्या? मुझ एक स्त्री से तुम्हें डर लगता है क्या, जो तुम अकेले में मेरे पास कुछ समय भी नहीं रुक सकते हो? बैठिए, सुनिए। मेरे पिता ने उपहार स्वरूप कन्यादान किया था, किंतु गुप्त सम्राट क्या अपनी पत्नी शत्रु को उपहार में दे देंगे? मैं मानती हूँ कि मेरे पिता ने समुद्रगुप्त को उपहार के रूप में अपना कन्यादान किया था, किंतु आप तो गुप्त वंश के सम्राट हैं, तो क्या आप अपनी पत्नी को बिना लड़े ही उपहार में दे देंगे? अर्थात तो आपको लज्जा नहीं आएगी क्या? आपका आत्मसम्मान क्या इस बात की आज्ञा देता है कि आप शकराज से युद्ध किए बिना ही पहले ही अपनी हार मानकर अपनी पत्नी को उसे दान में दे दें? घुटने के बल बैठकर देखिए, मेरी ओर देखिए। और वह घुटनों के बल बैठ जाती है और कहती है, देखिए महाराज, मेरी तरफ देखिए। मेरा स्त्रीत्व क्या इतने का भी अधिकारी नहीं कि अपने को स्वामी समझने वाला पुरुष उसके लिए प्राणों का पण लगा सके? आपको मेरे स्त्रीत्व या अस्तित्व की बिल्कुल भी चिंता नहीं है क्या? क्या मैं इतना भी अधिकार नहीं रखती हूँ क्या? जो पुरुष मुझे अपने आप को मेरा पति बताता है और गुप्त वंश का स्वामी बताता है, गुप्त वंश का सम्राट बताता है, अर्थात वह पुरुष क्या मेरी रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान नहीं दे सकता है? अर्थात अपने प्राणों का बाजी लगाकर क्या मेरे अधिकारों की रक्षा के लिए मुझे वहां जाने से नहीं रोक सकता है? अर्थात आपका कर्तव्य और फर्ज बनता है कि आप शकराज से युद्ध लड़ें और युद्ध में लड़कर कुल की मर्यादा और स्त्रीत्व के सम्मान और मेरे आत्मसम्मान की रक्षा करें। अर्थात ध्रुव स्वामिनी रामगुप्त को उसकी कायरता से बाहर निकालकर उसकी वीरता से परिचित करवाना चाहती है, परंतु रामगुप्त के अंदर तो वीरता का अंश मात्र भी नहीं है। रामगुप्त को आत्मसम्मान जैसे शब्दों का कुछ पता ही नहीं है। रामगुप्त उसे देखता हुआ, तुम सुंदर हो, ओहो कितनी सुंदर, किंतु सोने की कटार पर मुग्ध होकर कोई उसे अपने हृदय में डुबो नहीं सकता। फिर भी अपने लिए मैं स्वयं कितना आवश्यक हूँ यह कदाचित तुम नहीं जानती हो। ये पंक्तियां बहुत ही महत्व की पंक्तियां हैं, आप इन्हें ध्यानपूर्वक सुनिए। रामगुप्त ध्रुव स्वामिनी की इन सब बातों को सुनकर उसे ध्यानपूर्वक देखता है और कहता है कि हाँ ध्रुव स्वामिनी, तुम कितनी सुंदर हो, तुम्हारा जो सौंदर्य है वो अद्वितीय है। व्यवहारिक रूप में यह बात किसी के लिए भी संभव नहीं है कि वह इतनी सुंदर नारी को किसी दूसरों के हवाले कर दे, लेकिन सोने की कटार पर मुग्ध होकर कोई उसे अपने हृदय में डुबो नहीं सकता। लेकिन यह बात भी सत्य है कि तुम सोने की कटार के समान हो। अर्थात कोई भी व्यक्ति सोने की कटार से जिस प्रकार से सोने की कटार से प्रभावित
नहीं हो सकता। अर्थात कहने का अभिप्राय यह है कि कोई सोने की कटार के सौंदर्य पर मोहित होकर उसे अपने हृदय में उतारेगा नहीं, अर्थात अपने प्राणों का त्याग नहीं करेगा। तुम मेरे लिए सोने की कटार, तुम्हारा सौंदर्य सोने की कटार के समान बन गया है। यदि तुम्हारे यहाँ रहने से मेरी जान पर बन आती है तो मैं तुम्हें शकराज को उपहार के रूप में देना ही अच्छा समझूंगा। रामगुप्त कहना चाहता है कि वह ध्रुव स्वामिनी के सौंदर्य फिर भी वह स्वयं के लिए कितना आवश्यक है यह कदाचित तुम नहीं जानती हो। रामगुप्त कहता है कि वह ध्रुव स्वामिनी के सौंदर्य, उसके मान सम्मान को बचाने के लिए स्वयं अपने प्राणों को दांव पर नहीं लगा सकता है। वह ध्रुव स्वामिनी से कहता है कि ठीक है कि तुम अनुपम अद्वितीय सौंदर्य की स्वामिनी हो, परंतु वह स्वयं के लिए कितना जरूरी है। अर्थात वह कहना चाहता है कि व्यक्ति के लिए सर्वप्रथम स्वयं खुद वह महत्वपूर्ण होता है। अन्य किसी के बारे में सोचना उसके वश की बात नहीं है। अर्थात मैं मेरे लिए स्वयं पहले महत्वपूर्ण हूँ, अर्थात मैं मेरे लिए कितना जरूरी हूँ यह मैं ही जानता हूँ। इस रहस्य को तुम नहीं समझ सकती हो। अर्थात रामगुप्त कहना चाहता है कि वह अपनी कीमत पर ध्रुव स्वामिनी को नहीं बचा सकता है। इन पंक्तियों में रामगुप्त का चरित्र एक कायर, नीति विहीन और पत्नी के प्रति घृणा का व्यवहार करने वाला और पत्नी के प्रति अन्याय और अत्याचार करने वाला व्यक्ति के रूप में उभारा गया है। ध्रुव स्वामिनी, उसके पैरों को पकड़कर मैं गुप्त कुल की वधू होकर इस राज परिवार में आई हूँ, इसी विश्वास पर रामगुप्त उसे रोककर वह सब मैं नहीं सुनना चाहता। ध्रुव स्वामिनी उसके पैरों में पड़ जाती है और कहती है कि महाराज देखिए, मैं इस गुप्त कुल की बहू हूँ, अर्थात इस गुप्त कुल की मान मर्यादा हूँ और यहाँ की बहू बनकर इस राज परिवार में इसी विश्वास के साथ आई थी कि यहाँ आप मेरे अधिकारों की रक्षा करेंगे और मुझ पर कोई अन्याय अत्याचार नहीं होने देंगे। रामगुप्त उसे रोककर अब वह सब मैं नहीं सुनना चाहता। रामगुप्त कहता है रुक जाओ, तुमने बहुत बोल लिया, मैं अब तुम्हारी ये फालतू की कोई भी बातें नहीं सुनना चाहता हूँ। ध्रुव स्वामिनी, मेरी रक्षा करो, मेरे और अपने गौरव की रक्षा करो। राजा, आज मैं शरण की प्रार्थनी हूँ। मैं स्वीकार करती हूँ कि आज तक मैं तुम्हारे विलास की सहचरी नहीं हुई, किंतु वह मेरा अहंकार चूर्ण हो गया है। मैं तुम्हारी होकर रहूंगी। राज्य और संपत्ति रहने पर राजा को, पुरुष को बहुत सी नारियां और स्त्रियां मिलती है, किंतु व्यक्ति का मान नष्ट होने पर फिर उसे कुछ भी नहीं मिलता है। ध्रुव स्वामिनी कहती है कि महाराज, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आप मुझे शकराज के पास उपहार स्वरूप मत भेजो, अपितु मेरी रक्षा करो। गुप्त साम्राज्य की मान मर्यादा और औरत के अस्तित्व की रक्षा करना आपका कर्तव्य बनता है। राजा, आज मैं आपकी शरण में आई हूँ। हे महाराज, मैं आपकी से प्रार्थना करती हूँ कि मैं इस गुप्त साम्राज्य की कुलवधू हूँ, उस नाते आपको मेरी रक्षा करनी चाहिए। मैं मानती हूँ, मैं स्वीकार करती हूँ कि आज तक मैं तुम्हारे विलास की सहचरी नहीं हुई, अर्थात आपको मुझसे पत्नी के रूप में जो भी सुख सुविधाएं या आनंद चाहिए था उसमें मैंने कभी आपको सहयोग नहीं दिया, किंतु आज मेरा सब अहंकार नष्ट हो गया है। मैं आज से आपको वादा करती हूँ कि मैं आपकी ही होकर रहूंगी, अन्य किसी व्यक्ति का भाव मन में नहीं लाऊंगी। राज्य और संपत्ति रहने पर मुझे समझना चाहिए कि जो व्यक्ति जिस समय राज करता है उसी की संपत्ति होती है और उस राजा को, उस पुरुष को बहुत सी रानियां और स्त्रियां मिल जाती हैं, किंतु व्यक्ति का मान नष्ट होने पर उसे कुछ भी नहीं मिलता है। अर्थात अगर आप मुझे शकराज के पास उपहार स्वरूप भेज देंगे, इससे न आपका मान नष्ट होगा, आपका तो मान नष्ट होगा ही और मेरा भी अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। अर्थात आपको अपने राज्य की मान मर्यादा को नष्ट होने से बचाना चाहिए, अपितु शकराज के संधि प्रस्ताव को स्वीकार ना कर उससे युद्ध के लिए आमंत्रित करना चाहिए। इसी में गुप्त साम्राज्य की भलाई है। तो प्रिय बच्चों, हमने पेज नंबर 15 और 16 की व्याख्या को पढ़ा। आप सभी इसको ध्यानपूर्वक सुन लेंगे और समझ लेंगे और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। आपकी हिंदी प्राध्यापिका सुषमा गर्ग, हिंदू कन्या महाविद्यालय जींद। धन्यवाद।